नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। एंड आज हम जो है फार्माकोलॉजी सीरीज़ में सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंजियोलाइटिक ड्रग्स की डेफिनेशन को देखेंगे और इसी के साथ साथ हम बेंजोडाइज़ेपिन को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेपेटिक यूजेस और इसी के साथ साथ जो है हम डिपेंडेंस, टॉलरेंस और एडवर्स इफ़ेक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी लेक्चर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव कुछ बातें हैं जो कि स्लाइड्स के अंदर मौजूद नहीं होंगी। सो मैं चाहूँगा कि आप जो है नोटबुक रख लें अपने पास, ताकि कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आपको स्क्रीन पे तो शो नहीं हो रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो काइंडली आप उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो पेशेंट है या फिर जो इंडिविजुअल है वो अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ टेंशन में होता है। ठीक है, वो बिल्कुल ही अनइजीनेस की कंडीशन में होता है, उसे फेयर होता है, मतलब डर की कंडीशन में होता है। वो जो है वो किसी भी सोर्स के थ्रू हो सकता है, वो हमें अननोन सोर्स के थ्रू भी हो सकता है या फिर किसी नोन सोर्स के थ्रू भी हो सकता है। और एंजाइटी की कंडीशंस को जिस ड्रग्स के थ्रू हम ट्रीट करते हैं वो ड्रग्स जो है वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं, या फिर उन्हें जो हम एंजियोलाइटिक्स भी कह रहे होते हैं। और सेडेटिव हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर ऐसे फार्मास्यूटिकल एपीआई होते हैं जो कि सेडेशन को इंड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब कि वो पेशेंट के अंदर जो है रिलैक्सिंग या काल्मिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं, और वो जो है सीएनएस को डिप्रेस कर रहे होते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को भी कम करते हैं। हिप्नोटिक्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करती है, मतलब वो पेशेंट्स जिनको नींद नहीं आ रही होती या जो है वो इंसोम्निया की कंडीशंस के अंदर होते हैं, या फिर हम उन्हें सर्जरी के प्रोसीजर्स में जब लेकर जा रहे होते हैं तो इन्हें एनेस्थीसिया देते हैं। तो हिप्नोटिक्स वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम स्लीप इंड्यूस कर रहे होते हैं, और अगर हम हिप्नोटिक्स का डोज जो है वो ज़्यादा कर दें, हायर डोज पे हिप्नोटिक्स दे दें, तो फिर वो एनेस्थेटिक्स के तौर पे जो है वो एक्ट करती है। अब जो है अगर हम देखें कि ये एंजाइटी के अंदर कुछ ऐसी जो है कंडीशंस होती है या ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से जो है हम ये ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह। लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि उस पेशेंट्स में शो हो रहे होते हैं। सो टेकिकार्डिया होता है, उसकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। इसके साथ साथ स्वेटिंग होती है, ट्रैम्बलिंग की कंडीशन आ जाती है, कपकपाहट कह सकते हैं, और पैल्पिटेशन हो रही होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें, सो हम बेंजोडाइज़ेपिन को आज जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपने एल्प्रोजोलाम जो कि जेनेक्स के नाम से आ रही होती है, लोरेज़ेपाम, मिडज़ोलाम और ट्राइज़ोलाम जो कि हेल्सिओन के नाम से आ रही होती है। ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं हमारी डेली लाइफ में, आपने देखी होंगी। सो सबसे पहले आज जो हम बेंजोडाइज़ेपिन को जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ अगर मज़ीद क्लासिफिकेशन देखें तो बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट है, अदर एंजियोलाइटिक ड्रग्स हैं, बारबिचरेट्स हैं और अदर हिप्नोटिक्स एजेंट्स हैं। लेकिन इनको जो है वो आज हम अपने इस लेक्चर में टच नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी वीडियोज़ बनाऊँगा। लेकिन आज जो हम जस्ट बेंजोडाइज़ेपिन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम गाबा रिसेप्टर्स को जो है वो जो है डिस्कस करेंगे। रीज़न ये है कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो गाबा रिसेप्टर्स पे जो है वो एक्ट करती हैं। जो गाबा है हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये सिंथेसाइज होता है ग्लूटामिक एसिड से। इसका एक्शन क्या है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ जाएगा वो जो भी फंक्शन हो रहा होगा उसे क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और कहाँ पर ज़्यादातर मौजूद होता है, ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। अगर हम गाबा रिसेप्टर्स की बात करें तो गाबा रिसेप्टर्स हमारे पास 3 तरह के मौजूद होते हैं, गाबा ए, गाबा बी एंड गाबा सी। गाबा सी जो है वो बहुत ही कम देखा जाता है इसका यूज़, लेकिन जो मेन 2 है वो गाबा ए है एंड गाबा बी, जिसको हम आज अपने जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। गाबा ए जो है वो आइनोट्रोपिक है और गाबा बी जो है मेटाबोट्रोपिक है। गाबा ए जब रिसेप्टर के ऊपर ड्रग एक्ट करती है तो वो क्या करता है कि क्लोराइड इन्फ्लक्स को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब क्लोराइड जो है वो अंदर आने स्टार्ट हो जाता है। एज पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है ये, और इसका जो फंक्शन है वो फास्ट है, मतलब बहुत ही जल्दी जो है ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये इसका फास्ट आईपीएसपी इज़ इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और इसके ऊपर जो है मैंने अपनी एक अलग से वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं आईपीएसपी और ईपीएसपी को। गाबा रिसेप्टर का जो आईपीएसपी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम गाबा बी को देखें। ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है जिसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये पोटेशियम चैनल को जो है एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कैल्शियम की कंडक्टेंस रिड्यूस हो जाती है, और एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जो हमारे पास होता है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की जनरेशन नहीं होती। उससे मज़ीद जो है वो
सेकंड मैसेंजर्स नहीं बन रहे होते। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इसी की वजह से जो है इस गाबा बी रिसेप्टर का जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग आईपीएसपी है, लेकिन जो है ये स्लो एक्ट करता है। मतलब इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादातर रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो बहुत ज़्यादा है, बट ऑनसेट जो है इसका जो है वो बहुत ही कम है। और आईपीएसपी जो है वो ब्रेन में ज़्यादातर मौजूद होता है, और ये फास्ट स्लो कंपोनेंट, मतलब फास्ट स्लो इफेक्ट देता है। फास्ट कंपोनेंट जो है वो गाबा ए रिसेप्टर्स देते हैं, और अगर स्लो देखें तो वो गाबा बी रिसेप्टर्स दे रहे होते हैं। और इसके पास इस रिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर हैं। नंबर वन इज़ आइन चैनल, डेट इज़ आइनोट्रॉपिक, एंड नंबर टू इज़ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, डेट इज़ मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन को देखें तो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो वाइडली यूज़ एंज़ोलाइटिक ड्रग्स हैं, और ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत पहले बारबिचरेट्स एंड मेप्रोबिमेट जो है ड्रग्स जो है पहले यूज़ हो रही होती थी एंजाइटी और इंसोम्निया की कंडीशंस में, बट जो है अब भी इन ड्रग्स को जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन ने जो है वो रिप्लेस कर दिया है। रीज़न ये है कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड मोर इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बारबिचरेट्स। बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन हम इन्हें बेस्ट चॉइस नहीं करार दे सकते फॉर इंसोम्निया एंड एंजाइटी। और अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो कि एंज़ोलाइटिक एक्शंस दे रही होती हैं, जिसमें हमारे पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीट अपटेक इनहिबिटर, जिसे हम एसएसआर कह रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा केसेस में जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम नॉन बेंजोडाइज़ेपिन या हिप्नोटिक्स या एंटी हिस्टामिन जो है, काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं इंसोम्निया की कंडीशंस में। और अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बेंजोडाइज़ेपिन है, मैंने जैसे बताया कि वो गाबा रिसेप्टर के ऊपर अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे करती हैं कि ये जो डायग्राम है बेसिकली ये गाबा रिसेप्टर की, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंट्रासेल्युलर सेल है, और ये हमारे पास एक आयन चैनल मौजूद है या फिर गाबा रिसेप्टर्स मौजूद हैं। सो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसे हम गाबा कह रहे होते हैं, इन रिसेप्टर्स के ऊपर अपना फंक्शन देती है। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ये जो बेंजोडाइज़ेपिन है ये बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सीएनएस में मौजूद होता है। अगर हम गाबा रिसेप्टर्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ें तो ये कंपोज होता है 5 अल्फ़ा बीटा एंड गैबा सब यूनिट्स में। 5 कैसे हो गए? 5 ऐसे कि 2 अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब सब यूनिट्स होते हैं, 2 बीटा 2 सब यूनिट्स होते हैं, और एक जो है वो गैमा 2 जो है वो सब यूनिट्स होता है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है 5 सब यूनिट्स का। और इसी के साथ साथ हम कहेंगे ये जितने भी ये जो सब यूनिट्स हैं, मतलब 2 अल्फ़ा 2 बीटा और 2 गैमा, ये मज़ीद जो है सब टाइप्स पे जो है वो होते हैं, मतलब मुश्तमिल होते हैं, जिसमें सब टाइप्स इसमें कितनी, अगर मैं जस्ट अल्फ़ा की बात करूं तो अल्फ़ा सब यूनिट की जो है वो मज़ीद 6 सब टाइप्स हैं। और ये जो है ज़्यादातर अगर हम बाइंडिंग देखें, कॉमन बाइंडिंग साइट जो होती हैं इनकी वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 होती है। मतलब जो बेंजोडाइज़ेपिन को जिनको हम डिस्कस करेंगे तो वो बीटा या गैमा पे तो इतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करी होगी, मतलब उनके साथ तो इतनी बाइंडिंग नहीं करी होगी जितनी बाइंडिंग जो है ये अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 के साथ कर रही होंगी। और बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो बाकी रिसेप्टर्स के साथ भी जो है वो बाइंड होती है, जिसमें अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 5 के सब यूनिट्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम देख रहे होते हैं वो अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 के ऊपर ये जो है मज़ीद काम कर रही होती है। होता क्या है कि गाबा, जैसे मैंने आपको बताया कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सीएनएस में मौजूद होता है। तो जब गाबा जो है वो रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होता है, इसके बाइंड होने से आयन चैनल जो कि क्लोराइड आयन चैनल है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोराइड का जो है इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब क्लोराइड का जो इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी न्यूरॉन्स की, और जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो है वो एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि आईपीएसपी जो है वो दे रहा है हमें, कौन दे रहा है? गाबा दे रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो गाबा के ऊपर जो है वो गाबा के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, और वो बाइंड करती है कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे, और उन स्पेसिफिक साइट्स पे जब वो जाके बाइंड होती है तो बाइंड होने के बाद जो है वो गैमा और अल्फ़ा सब यूनिट्स के दरमियान जो है वो बाइंड होती है, और बाइंड होकर वो गाबा की इसकी जो एफिनिटी है वो गाबा
ए की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गाबा बी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के रिसेप्टर थे, गाबा ए एंड गाबा बी। सो हमारी जो ड्रग है बेंजोडाइज़ेपिन, इसकी जो एफिनिटी है वो गाबा ए की तरफ ज़्यादा है और गाबा बी की तरफ जो है उसकी एफिनिटी कम है। बेंजोडाइज़ेपिन करती क्या है? बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देती है, जो कि जिसकी वजह से जो है चैनल की ओपनिंग जो कि गाबा पहले कर रहा है, गाबा जो है पहले आईपीएसपी क्रिएट कर रहा है, लेकिन जब हम बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं तो वो उसके जो इफ़ेक्ट को है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देती है। मतलब बेंजोडाइज़ेपिन उसके इफ़ेक्ट को एनहेंस कर देती है। अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो रिसेप्टर मौजूद है। बेंजोडाइज़ेपिन जब एक्ट नहीं कर रही, फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये गाबा रिसेप्टर है। सो ये चैनल जो है आपको दिख रहा है कि क्लोज़ है, क्योंकि इसके ऊपर किसी रिसेप्टर ने जो है वो काम नहीं किया। और अगर हम सेकंड डायग्राम में देखें तो आप देख रहे हैं कि गाबा ने आकर, जब गाबा आकर इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हुआ है, सो अटैच होने से क्या होगा? अटैच होने से ये होगा कि रिसेप्टर जो है ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे देखें फ़र्क क्या हो रहा है। गाबा जो है वो आकर यहाँ अटैच होता है, अटैच होने के बाद वो क्लोराइड की इन्फ्लक्स को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इस जगह हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस तरफ से गाबा आ रहा है और इसके ऑपोजिट ही बेंजोडाइज़ेपिन आ रहा है, और बेंजोडाइज़ेपिन जो है इसके इफ़ेक्ट को जो है वो एनहेंस कर रहा है और जो है वो हाइपर पोलराइजेशन को मज़ीद ही जल्दी जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एक्शन जो इंक्रीज़ हो रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अल्फ़ा 1 सब यूनिट जो गाबा रिसेप्टर का है वो क्या करता है? वो बेसिकली मीडिएट करता है सेडेशन को, एमनीजिया को और एटेक्सिया इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन को। हम इन्हें सेडेशन, एमनेसिया और एटेक्सिया इफेक्ट को आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट ये की पॉइंट है जिसको आप अभी जो है वो याद कर लें। और इसी के साथ साथ हम देखें तो मैंने कहा था कि अल्फ़ा 2 सब यूनिट पे भी अपना फंक्शन देती है। तो अल्फ़ा 2 सब यूनिट पे ये अपना फंक्शन इस तरीके से दे रही होती है कि अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 सब यूनिट पे जब ये अपना फंक्शन देती है तो फिर ये एंजियोलाइटिक या मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट दे रही होती है। अब देखें बात वही आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो एंजियोलाइटिक इफ़ेक्ट देना है, तो आप खुद बताएं कि एंजियोलाइटिक इफ़ेक्ट के अंदर जो है वो कौन से रिसेप्टर पे एक्ट कर रही होगी? अल्फ़ा 1 पे करेगी, अल्फ़ा 2 पे करेगी या फिर अल्फ़ा 3 पे करेगी? ठीक है, ये आप आंसर दे सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और बाकी अपनी नोटबुक में जो भी है उसमें भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अगर हम थेरेपेटिक यूजेस को देखें तो थेरेपेटिक यूजेस में ये है कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो स्मॉल डिफरेंस मतलब कॉज कर रही होती है। वो ये है कि रिलेटिव एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी दे रही है, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट भी दे रही है और सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी दे रही है। इसका मतलब क्या है कि वो एंजियोलाइटिक ड्रग्स के तौर पे भी यूज़ करें। एंटी कन्वल्सेंट वो ड्रग्स होती हैं जो सीजर्स जिन बच्चों को आ रहे होते हैं उस कंडीशन में जो ड्रग्स दे दी जाती हैं, डैट इज़ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। और इसी के साथ साथ वो सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी दे रही हैं। सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रहा है? वो काल्मिंग इफेक्ट दे रही हैं, ठीक है। तो ये थेरेपेटिक जो है वो यूजेस में जो है ये वाली प्रॉपर्टीज़ या ये इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और अगर हम इन्हीं सब इफ़ेक्ट्स को जो है वो डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले अगर हम एंजियोलाइटिक या एंजाइटी की कंडीशन को देखते हैं, सो उसमें क्या है कि एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे पास आ रहा होता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या करती हैं कि यही ड्रग्स, अगर हम इन ड्रग्स को लो डोजेज़ में दें, बेंजोडाइज़ेपिन को अगर हम लो डोजेज़ में दें तो ये एंजियोलाइटिक इफेक्ट देती हैं और ये क्या करती हैं? एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं। कैसे करती हैं कि ये जो हमारे पास जो मैंने बताया पीछे जो आपसे सवाल पूछा है किस सब यूनिट पे, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 जो सब यूनिट था वो क्या कर रहा था? एंजाइटी को कंट्रोल कर रहा था। तो ये ड्रग्स जो हैं वो अल्फ़ा 2 सब यूनिट पे जाएंगी गाबा रिसेप्टर की और वहाँ पर जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, इनहिबिट करेंगी उसके न्यूरोनल सर्किट को जो कि लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन में मौजूद होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर सारा काम हो रहा होता है। सो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो अल्फ़ा 2 सब यूनिट होगा गाबा रिसेप्टर के ऊपर, उसके ऊपर ये ड्रग जाके बाइंड होगी और बाइंड होने के बाद ये अपना कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होगी? एंजियोलाइटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होगी। और जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो एंजाइटी, जैसे कि अगर हम देखें कि एंजाइटी की जो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक होता है पैनिक डिसऑर्डर, गैड, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, परफॉर्मेंस इनेबिलिटी और इसके साथ साथ एक्सट्रीम फोबिया, जिसमें क्या होता है जैसे कि एक्सट्रीम फोबिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है फ्लाइंग मतलब जहाज़ में बैठने से जो है मतलब बहुत ऊंची जगह से जो है वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। सो ये डिफरेंट तरह के फ़ोबियाज़ होते हैं। उन फ़ोबियाज़ के अंदर भी हम जो है ये बेंजोडाइज़ेपिन दे रहे होते हैं ये और इसी के साथ साथ एक और कंडीशन है, अगर आपने एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ी हो तो उसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया एक कंडीशन है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी ये जो ड्रग्स हैं बेंजोडाइज़ेपिन वो बहुत ही ज़्यादा
यूज़फुल है। और हम जो है इन ड्रग्स को जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। क्यों शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको यूज़ कर रहे होते हैं बेंजोडाइज़ेपिन को। अगर हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स को देखें तो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में जो है वो कोलेंज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड डायज़ेपाम्स आ रहे होते हैं, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स जो है वो मतलब लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं ये लोग। और ये एंजाइटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रीफर की जाती हैं जब हम पेशेंट्स को जो है ना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दे रहे हो। मतलब जब हमें ट्रीटमेंट ज़्यादा टाइम के लिए देना हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, कोलेंज़ेपाम, लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम दे रहे होते हैं। डायज़ेपाम जो है वो अगर ब्रांड नेम देखें तो वैलियम जो है वो इंजेक्शन या की फॉर्म में आ रहा होता है। लोराज़ेपाम जो है 81 की फॉर्म में आ रहा होता है। तो ये डिफरेंट जो है ड्रग्स हैं। अगर हमें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स यूज़ करनी है तो हम फिर ये ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। और इसकी तरह एक और ड्रग है, डेट इज़ एल्प्रोजोलाम। एल्प्रोजोलाम जो है वो इफ़ेक्टिव है लॉन्ग या शॉर्ट दोनों कंडीशन में। मतलब अब अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें तो भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये 30% पेशेंट्स के अंदर जो है वो विड्रॉल रिएक्शंस दे देती है। मतलब हम जब इस ड्रग्स को छोड़ते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वही नींद ना आना, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करें वही पर्पज़ जो है दोबारा से में भी रीबाउंड जो है हो सकता है। बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो इतनी ज़्यादा टॉलरेंस क्रिएट नहीं करती जैसे कि सेडेटिव या हिप्नोटिक्स करती हैं। टॉलरेंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको ज़्यादा यूज़ करने से उनका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और फिर हम जो है वो मतलब डिसेंसिटाइज हो जाते हैं उनके रिसेप्टर्स और हम जो है वो डोज इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अच्छा, डायज़ेपाम की बात करें तो डायज़ेपाम में मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। जैसे कि अगर एक प्रो ड्रग फॉर्म आती है, डायज़ेपाम का ही प्रो ड्रग है क्लोरिज़ेपेट। क्लोरिज़ेपेट जो है वो मज़ीद जाके मतलब जब बॉडी के अंदर जाता है तो मेटाबोलाइज हो जाता है डिसमिथाइल डायज़ेपाम में और वो मज़ीद जाके नॉन डायज़ेपाम में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टमक के अंदर ही सारा काम हो रहा होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। सो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो रही होती हैं ये ड्रग्स। अच्छा, इसके बाद अगर हम मस्कुलर डिसऑर्डर को डिस्कस करें जो कि बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ हो रही होती है, थेरेपेटिक यूज़ है कि मसल्स डिसऑर्डर में यूज़ हो रही होती है। सो होता कुछ ऐसा है कि हाई डोज़ अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन का देंगे, पहले हमने लो डोज़ यूज़ किया जो कि एंजाइटी को ट्रीट कर रहा था। अगर हम हाई डोज़ देते हैं तो क्या होता है कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो स्केलेटल मसल पे जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, उनको रिलैक्स कर देती है। रिलैक्स करने से प्री साइनेप्टिक इनिबिशन हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और इस पे कौन सा हमारे पास जो है वो सब यूनिट काम कर रहा होता है या अल्फ़ा 2 गाबा रिसेप्टर जो है वो काम कर रहा होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था। स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गाबा 2 रिसेप्टर जो है वो मौजूद होते हैं, तो उस पे काम कर रही होती हैं। और अगर इसमें एक इन्फॉर्मेशन की बात मैंने लिखी है आपके लिए, अगर आपने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स पढ़े हों तो उसके अंदर आपने एक ड्रग पढ़ी होगी बैक्लोफिन। बैक्लोफिन जो है वो मसल रिलैक्सेंट है और ये भी जो है वो गाबा रिसेप्टर पे इफेक्ट करती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जो है बहुत ही ज़्यादा मौजूद होते हैं। और यही ड्रग्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। अब अगर हम स्लीप डिसऑर्डर की बात करें, मतलब इंसोम्निया की कंडीशंस को डिस्कस करें, जिसमें उन लोगों की बात करें जिन लोगों को नींद नहीं आ रही होती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन है वो सेडेटिव भी कॉज करती हैं, मतलब वो काल्मिंग प्रॉपर्टी भी रखती हैं और हिप्नोसिस भी जो है वो क्रिएट कर रही हैं। मतलब अगर हम उनको और ज़्यादा हाई डोजेज़ में देंगी तो वो क्या कर लेंगी, आर्टिफिशली स्लीप प्रोड्यूस कर देंगी या स्लीप इंड्यूस कर देंगी हाई डोजेज़ के अंदर। और हिप्नोटिक्स इफेक्ट के लिए हमारे पास कौन सा रिसेप्टर है, गाबा 1 रिसेप्टर है। गाबा 1 अल्फ़ा 1 गाबा रिसेप्टर जो है उसके ऊपर जब ड्रग जाके इफेक्ट करेगी तो वो कौन सा हमें इफेक्ट देगी, वो हमें हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। तो हमारे पास जितनी भी जो बेंजोडाइज़ेपिन है, मैंने बताया कि वो दे रही होती है। अगर आप ये चार्ट देखें तो चार्ट में बेंजोडाइज़ेपिन हमारे पास 3 तरह की ड्रग है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है। अब अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि हिप्नोटिक इफेक्ट जो है वो हमें गाबा 1 अल्फ़ा 1 गाबा रिसेप्टर की वजह से मिल रहा होता है। अगर हम ट्रीट करते हैं इंसोम्निया को, मतलब जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आ रही होती, सो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सेडेटिव इफेक्ट का जो है ना बैलेंस रखें। बैलेंस यूँ कि जो कि जितनी भी हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन है, इसमें कुछ ऐसी बेंजोडाइज़ेपिन है अगर हम उनके डोज़ को सही नहीं रखते और हम बेड टाइम पे जब उसे देंगे तो जब वो उठेगा तो उस पर फिर भी हैंगओवर रहेगा, मतलब इफ़ेक्ट अभी भी रहेगा। तो हमें जो है ना बैलेंस रखना पड़ता है। और अगर हम बात करें कॉमनली प्रिस्क्राइब बेंजोडाइज़ेपिन की जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ हो रही होती हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास ट्राइजोलाम है,
ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है और इंटरमीडिएट एक्टिंग है। सो शॉर्ट एक्टिंग में तो हमारे पास ट्राइजोलाम एक्ट हो रही होती है। ट्राइजोलाम जो है ना हम इसलिए यूज़ करते हैं जिन पेशेंट्स को नींद ही नहीं आ रही होती, मतलब उन लोगों को नींद ही नहीं आ रही, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम उसको ट्राइजोलाम दे रहे होते हैं। और ट्राइजोलाम जो है ब्रांड नेम एल्सियोन के नाम से आ रही होती है, फाइज़र कंपनी बनाती है। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको शॉर्ट एक्टिंग भी है ये, मतलब इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, और ये जो है वो टॉलरेंस भी जो है वो कुछ डेज़ के अंदर जो है वो क्रिएट कर देती है। अब अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में जो है वो ज़्यादातर यूज़ होने वाली ड्रग जो है ये टेमिज़िपाम है। टेमिज़िपाम जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही होती है इंटरमीडिएट में, और इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो ये रेस्टोरिल के नाम से आ रही होती है। और इस ड्रग का ये कि हमें ये ड्रग जो है ना बेड टाइम से तकरीबन, मतलब हमें सोने से 1-2 घंटे पहले देनी होती है, ठीक है। और ये उन लोगों को दे रहे होते हैं, मतलब ये इंटरमीडिएट जो एक्टिंग ड्रग है हमारे पास टेमेज़िपाम हम उन लोगों को दे रहे होते हैं जो लोग मतलब सोते हैं और उनके बाद क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद दोबारा उठ जाते हैं, मतलब उनकी आँख खुल जाती है, वो कहते हैं नींद तो आ रही है बट आँख खुल जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो हमें टेमेज़िपाम दे रहे होते हैं जो कि रेस्टोरल के नाम से आ रही होती है, और इसका इफेक्ट जो है वो 1 to 3 आवर्स मतलब तक जो है ना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। मतलब इनको टाइम लगता है इस ड्रग को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने में, तकरीबन 1 से 3 घंटे लगते हैं अपने पीक कंसनट्रेशन पे इस ड्रग को जो है वो पहुंचने में इतना टाइम लग रहा होता है, ठीक है। तो ये वो ड्रग्स होती हैं। और इसके बाद अगर हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स को देखें तो फ्लोरिज़िपाम, जो कि आप देख रहे होंगे सबसे लास्ट में लिखी हुई है, फ्लोरिज़िपाम जो है वो यूज़ हो रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ हो रही होती है। और जो है ये बहुत ज़्यादा, अगर हम इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है। हाफ़ लाइफ ज़्यादा होती है, इस वजह से बॉडी में ज़्यादा रहती है, और बॉडी में ज़्यादा रहने की वजह से जो है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। लेकिन ये है कि इसके लॉन्ग एक्टिंग की वजह से जो है ना इसका डे टाइम में भी, मतलब अगर हम रात को इसे देते हैं तो डे टाइम के अंदर भी इसका कुछ इफ़ेक्ट रहता है, सेडेटिव इफ़ेक्ट जो है वो रहता है। और ये ड्रग क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, लॉन्ग एक्टिंग है, तो ये खासकर स्पेशली जितने भी ऑर्डिनरी जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोगों के अंदर ये ड्रग जो है ना एक्यूमुलेट हो जाती है उनके अंदर। तो ये नॉर्मली चीज़ें हैं। और इसके साथ अगर एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बात कहूँ कि अगर इन ड्रग्स को, इनमें से काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं जिसको हम डिसकंटिन्यू करें, मतलब शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स को तो हम इतना, मतलब इनमें से इंटरमीडिएट शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स को अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है, तो फिर वो रीबाउंड इंसोम्निया कर सकती है। रीबाउंड मतलब ये कि दोबारा जैसे हम इन ड्रग्स को छोड़ेंगे तो दोबारा से नींद ना आने वाली कैफियत जो है वो दोबारा आ जाएगी। और हिप्नोसिस की अगर हम बात करें तो जितनी भी हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं, अगर हमें उनको जो है बेड टाइम पे दे रहे होते हैं, क्योंकि और हम उनको ना ज़्यादा टाइम तक नहीं दे सकते, मतलब इन ड्रग्स को हम 2 to 4 वीक्स तक ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, डैट इज़ सीज़र। सीज़र मैंने बताया था कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होती हैं जो कि सीज़र्स के यूज़ हो रही होती हैं। तो काफ़ी ऐसी बेंजोडाइज़ेपिन है जो कि एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी दे रही होती हैं, और ये पार्शली काम करती हैं, मतलब कम्प्लीटली इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, बट ये जो है मीडिएट हो रहे होते हैं अल्फ़ा 1 गाबा रिसेप्टर के थ्रू, जो हम सीज़र जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो इनको कंट्रोल कर रही होती है। अगर इसमें हम बात करें तो कोलेंसिपाम एक ड्रग आती है जो कि रिवोट्रिल के नाम से आ रही होती है। ये एजेक्टिव थेरेपी के तौर पे यूज़ हो रही होती है, मतलब हम इनको जो है वो एजेक्टिव मतलब साथ में किसी और ड्रग के साथ दे रहे होते हैं। और ये मतलब काफ़ी तरह की जो है वो सीज़र्स को कंट्रोल करने के लिए दे दी जाती है। और इसी के साथ अगर हम लोरेज़िपाम की बात करें जो कि 81 जो कि टैबलेट ब्रांड के नाम से आ रही होती है, और डायज़ेपाम जो कि वैलियम के नाम से आ रही होती हैं, ये ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। एक कंडीशन होती है सीज़र्स के अंदर, जैसे हम कह रहे होते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये वो कंडीशन होती है जिसमें अगर पेशेंट को जो है एपिलेप्सी जो हम कह रहे होते हैं, जो दौरे पड़ रहे होते हैं बंदे को, तो वो अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो, मतलब उसका जो इफेक्ट है, मतलब सीज़र का इफेक्ट जो है 5 मिनट से ज़्यादा हो, तो हम उसे एपिलेप्सी नहीं कहते, फिर हम उसे कह देते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो इस कंडीशन के अंदर जो है हम लोरेज़िपाम एंड डायज़ेपाम जो कि 81 या वैलियम के नाम से आ रही होती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं चार्ट में भी मौजूद है इनके नाम, तो वो बहुत ज़्यादा ही ड्रग जो है मतलब चॉइस ऑफ ड्रग हैं अगर हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डायज़ेपाम की कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि हम देखें कि क्लोरडाइज़ेपी ऑक्साइड या क्लोरोज़िपॉइड जो है डायज़ेपाम है, लोरेज़िपाम है, ऑक्सीज़िपाम है, ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होती हैं उन लोगों में
जो लोग जो है वो अल्कोहल को छोड़ देते हैं, जब अल्कोहल को छोड़ते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं। अल्कोहल के विड्रॉ के कंडीशंस में जो है ना, इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए जो है ना हम ये ड्रग्स दे रहे होते हैं, ताकि वो इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ही, जब अल्कोहल छोड़ दिया तो ये उनके ऊपर जो भी उनको नींद ना आ रही है, जो बेचैनी हो रही है, उस कंडीशन में हम जो है बेंजोडाइज़ेपिन की ये वाली ड्रग्स जो है वो दे रहे होते हैं। अब अगर हम थर्ड टाइप को डिस्कस करें जो कि थेरेपेटिक यूज़ है इसका, फिफ्थ, दैट इज़ एमनेसिया। एमनेसिया क्या है कि ये एक आप इसे यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर जो है वो मेमोरी जो इंसान की होती है, मतलब वो भूल जाता है, उससे उसके याद रहने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और उसे कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही होती, या वो सीखने की भी इम्पेयरमेंट होती है। जैसे कि सोच लें, अगर एक पेशेंट है वो, या एक बंदा जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और वो देखता है कि वो एक सीढ़ी जो है वो टूटी हुई है और वहाँ पाँव रखता है, वो गिर जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे वहाँ से आता है तो नॉर्मली पर्सन को याद होगा कि यार मैं कल यहाँ गिरा था। लेकिन जिन जिन लोगों के अंदर एमनेसिया की कंडीशन होती है उनको याद नहीं रहता कि कल मैं यहाँ गिरा था, वो दोबारा गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं वो भी हमें अल्फा 1 गाबा रिसेप्टर पे जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है एमनेसिया की कंडीशन में। और एमनेसिया के अंदर अगर हम बात करें तो हम जो है वो क्योंकि लॉस ऑफ मेमोरी की कंडीशन है तो हम इसमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, और हम ये जो है ना प्री मेडिकेशंस भी के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं एंजाइटी में। और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि अनप्लीजेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसा कि एंडोस्कोपी, डेंटल प्रोसीजर, मतलब जो कि शॉर्ट एक्टिंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि डेंटल प्रोसीजर्स हैं, तो इनके अंदर भी हम जो है ये ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं बेंजोडाइज़ेपिन। और हमारे पास जैसे कि काफ़ी ऐसी कंडीशंस होती है, कॉन्शियस सेडेटिव कंडीशन होती है, इसमें क्या हो रहा होता है कि हम जो है पेशेंट को जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, और ताकि और उसके पेन को जो है वो ब्लॉक कर रहे होते हैं, मतलब एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं प्रोसीजर्स के अंदर, जैसे सर्जरी के प्रोसीजर्स में। और इस ड्रग में ये होता है कि बेंजोडाइज़ेपिन जब इस कंडीशन में हम दे रहे होते हैं ना शॉर्ट एक्टिंग में, तो वो जो शख्स है वो जगा हुआ होता है, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि उसको नींद आ जाती है, वो हिप्नोटिक की कंडीशन में नहीं जाता, वो जगा हुआ होता है। बट वो किसी अगर सोचें कि एनेस्थीसिया की कंडीशन में सर्जरी के तौर पर अगर उसको यूज़ कर रहा हूँ इन एमनेसिया में, तो ये होगा कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हाथ मूव करो तो वो कर सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सक रहा होता इतना। और इसमें जो है ना हम एक ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, मिडज़ोलाम के नाम से आ रही होती है। मिडज़ोलाम एक जेनरिक फार्मूला है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मिडज़ोलाम, और ये डॉर्मिकम ब्रांड के नाम से आ रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रही होती है, अगर हमें एमनेसिया की कंडीशन है ना तो उसमें हम डॉर्मिकम जो है बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, चलें अब हम फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हो रहा होता है। सो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जितनी भी लिपोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। सो जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी तो वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और अगर हम बात करें कि अगर हम कोई ऐसी ड्रग्स हैं बेंजोडाइज़ेपिन जो ऑरल फॉर्म में दे रहे हैं तो बहुत ही जल्दी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। और यही जो बेंजोडाइज़ेपिन की जो ड्रग्स हैं ये सीएनएस को पेनिट्रेट कर जाती हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे सीएनएस के अंदर या ब्रेन के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उनकी वेजल्स में, जो कि ड्रग्स को पेनिट्रेट नहीं करने देता। बट क्योंकि बेंजोडाइज़ेपिन लिपोफिलिक है तो ये ड्रग्स जो है वो बहुत ही जल्दी सीएनएस को जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। मोस्टली अगर हमने जो इनमें कंडीशंस में देखा है तो ये कर जाती हैं। इसमें अगर एक और जो है वो कंडीशन होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को तो डिस्कस किया। फ़ैट में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो है वो फ़ैट की कंडीशन में काफ़ी ऐसी बेंजोडाइज़ेपिन है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ नहीं हो रही होती, ठीक है, जिसमें हम क्लोरडाइज़ेपिन या डायज़ेपाम जो होती हैं ये क्या होता है कि मेटाबोलाइज हो रही होती हैं हेपेटिक माइक्रोसोमल सिस्टम में, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म का एक सिस्टम है जिसमें ये जो है मेटाबोलाइज हो रही होती हैं ऐसे कंपाउंड, जबकि ये कंपाउंड जो डायज़ेपाम जो है ये खुद एक एक्टिव कंपाउंड है, और यही कंपाउंड जो है मज़ीद जो है मेटाबॉलिज्म के थ्रू मज़ीद जो है डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट जाता है बेंजोडाइज़ेपिन, और इसी वजह से इसकी हाफ लाइफ अपेरेंट हो जाती है, मतलब रियल नहीं है। कितनी हो सकती है? बहुत ज़्यादा है, मतलब हम इसको जो है वो आइडियल कंडीशन कह सकते हैं। तो अपेरेंट हाफ लाइफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये ड्रग जो है, मतलब हमारे पास इस ड्रग्स के दो फॉर्म्स होते हैं। एक पेरेंट फॉर्म भी है जो कि डायज़ेपिन हमने दी, और डायज़ेपिन को जो है इसने मज़ीद मेटाबोलाइज कर दिया, जिसकी कंडीशन में ये इसके मेटाबोलाइट भी जो है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा ही हो जाती है। और अगर हम ड्रग इफ़ेक्ट की इसकी बात करें तो इसके ड्रग इफ़ेक्ट में क्या हो रहा होता है कि ये ड्रग्स
जब किसी जगह जाती हैं, मतलब ये इनके एक्सक्रीशन से, जब ये जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं जब ये एक्सक्रीट हो जाते हैं तो इनका इफेक्ट तो कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जब ये रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं तब भी इनका इफेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि ये ड्रग जो है प्लाज्मा से होती हुई बॉडी के किसी टिश्यूज़ में आई और वहाँ से उन टिश्यूज़ से वो मज़ीद किसी टिश्यूज़, सेल्स या फिर जो है वो ऑर्गन्स में चली गई, तो इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक मरतबा डिस्ट्रीब्यूशन हुई, प्लाज्मा से टिश्यूज़ में पहुँची और ये फिर टिश्यूज़ से मज़ीद कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो हम उसे क्या कह रहे होते हैं कि ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो कंडीशंस हो गई। अच्छा, इसमें अगर और हम बात करें तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये मैंने बताया कि एक्सक्रीट हो जाती हैं तो इनका इफेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो एक्सक्रीशन जो है इनकी यूरिन के फॉर्म में होती है, तो यूरिन में जो है ये एज आ ग्लूकोरोनाइड्स या फिर ये ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में जो है ये एक्सक्रीट हो रही होती हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में तो ये क्या होता है कि बेंजोडाइजेपिन जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में पहुंच जाती हैं, तो इसी तरीके से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं। जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं तो ये सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं। मतलब किसकी, जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो कि अभी मतलब गिवन बर्थ से पहले जो अभी मौजूद है, फीमेल के अंदर जो न्यूबॉर्न मौजूद है, उसके सीएनएस को भी ये डिप्रेस कर देती हैं। तो ये प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो है बेंजोडाइजेपिन हम जो है वो रिकमेंड नहीं करते। और लैक्टेशन की कंडीशन, मतलब जब अब प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है या फिर जब ये किसी भी फीमेल की बॉडी में बेंजोडाइजेपिन जाएगी तो जाने के बाद ये जो है मिल्क में भी चली जाएगी और मिल्क के थ्रू जो है वो लैक्टेटिंग मदर के मिल्क में भी चली जाएगी और वहाँ से ये बेबी में भी जा सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ये उनके सीएनएस पे, बेबी के सीएनएस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसलिए जो है हम इनको कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी या लैक्टेशन की कंडीशन में। अच्छा, अगर हम इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखें, मतलब किसका, बेंजोडाइजेपिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, सो जितनी भी बेंजोडाइजेपिन है वो हमने शॉर्ट, इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग में जो है वो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। और जो हाफ़ लाइफ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को अगर हमें डिटरमाइन करना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करेंगे तो हमें थेरेपेटिक इफेक्ट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लॉन्गर ड्रग्स को याद देखें, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, तो जिन ड्रग्स की जो है वो हाफ़ लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है, वो कौन सी होंगी, जो जिनकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा होगी, फिर वो जो है उनके मेटाबोलाइट जो है, एक्टिव मेटाबोलाइट मतलब बॉडी में ज़्यादा रह रहे हैं, और जब वो ज़्यादा रहेंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, जिसमें जो है क्लोरिजिपेट, क्लोरिडाइजिपिऑक्साइड, डाइजिपाम, फ्लोरिजिपाम या क्यूजिपाम जो है ये ज़्यादातर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें इंटरमीडिएट हाफ लाइफ में हमारे पास कौन सी होती हैं, एस्ट्रोजोलाम, लोराजिपाम एंड टेमिजिपाम, जो कि इंटरमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और इसी के साथ शॉर्ट हाफ लाइफ में हमारे पास एल्प्रोजोलाम, मिडजोलाम, ये तमाम वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास शॉर्ट हाफ लाइफ दे रही होती हैं। अगर हम डायज़ेपाम को देखें तो डायज़ेपाम जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में आती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में आ रही होती है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंस ये कि वो पेशेंट जो है वो उस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा। मतलब पहले कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं ना, हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, हम ठीक हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जिन ड्रग के बगैर बंदा रह ही नहीं पाता, वो कहता है मुझे तो अब दोबारा उसकी नींद ही नहीं आ रही होती, उसे ड्रग चाहिए होती है, तो डैट इज़ डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारे पास बेंजोडाइजेपिन है, हाई डोजेज बेंजोडाइजेपिन जो है वो हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे होते हैं। तो डिपेंडेंस में जो है वो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस होती है, और हाई डोज के अंदर जब हम ड्रग देंगे ज़्यादा टाइम के लिए तो डिपेंडेंस क्रिएट करती हैं। और अगर हम इन्हीं ड्रग्स को डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स को अगर हम डिसकंटिन्यू कर लें तो फिर वो विथड्रॉल सिम्टम्स दे रही होती हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स में कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, एंजाइटी हो सकती है। मतलब खुद देखें कि हम वो ड्रग्स जो एंजाइटी के लिए ट्रीट कर रहे हैं या फिर डिफरेंट इंसोम्निया की ट्रीट कर रहे हैं, अगर वही ड्रग्स हम ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा डोजेज में यूज़ करते हैं और अगर उनको छोड़ देते हैं तो डिपेंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, टेंशन, ठीक है, सीजर्स वगैरह, ये तमाम जो है वो सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, ठीक है, तो वो जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें ट्राइजोलाम है, ट्राइजोलाम जो है वो बहुत ही जल्दी जो है एलिमिनेट हो जाती है। और इसके साथ देखें, लेकिन एलिमिनेट तो हो जाती है बट ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर विड्रॉल इफ़ेक्ट्स भी दे रही होती हैं,
ठीक है। और ये अगर हम विड्रॉल इफ़ेक्ट्स देखें ना, तो अगर स्लोली एलिमिनेटेड ड्रग्स जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमने एक ड्रग पढ़ी थी फ्लोरेज़ेपाम। फ्लोरेज़ेपाम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। जब स्लो एलिमिनेट हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, तो मतलब उसका जो एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये ड्रग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है, मतलब लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स जितनी भी हैं। अच्छा, अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स में ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन जो है ये मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट है या साइड इफ़ेक्ट है बेंजोडाइज़ेपिन का। ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन होती है, बंदे जो है बिल्कुल वो सेडेशन की कंडीशन में होता है, सेडेशन की कंडीशन में होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एटेक्सिया कौन सी कंडीशन होती है मैंने बताया था पहले कि मैं एटेक्सिया को जो है मज़ीद डिस्कस करूँगा। तो एटेक्सिया के अंदर क्या हो रहा होता है कि जब हम हाई डोजेस दे रहे होते हैं, तो यूँ समझ लें कि वो जो बंदा है ना, वो जो पेशेंट है, उसके अंदर ना जो कंडीशन है बिल्कुल ऐसी होती है कि उसका मोटर फंक्शन सही काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, या फिर जो है उसके जो यूँ कर लें कि एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही दिमाग से यूँ समझ लें बिल्कुल इनएक्टिव होता है, या फिर उसे चलने फिरने में ना वो बिल्कुल लंगड़ा रहा होता है, मतलब यूँ इस तरफ घूम रहा है उस तरफ घूम, मतलब गिर रहा है बिल्कुल ही, मतलब जैसे सेडेशन की कंडीशन हो जाती है ना, नींद में जैसे बंदा जब बहुत ज़्यादा नींद हो तो जिस कंडीशन में, या फिर जो अल्कोहल इनटेक करते हैं तो उनके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा होता है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो है ना मोटर फंक्शन को जो है उसके ऊपर जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन लेने के बाद जो है ना गाड़ी या कार जो है ड्राइविंग, तो इसे जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अपना इस तरह का इफ़ेक्ट दे रही होती हैं। और इसी के साथ साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब वही कि मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब याद नहीं रहता कुछ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सीढ़ियों की। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का जो है वो ऑफ होता है एडवर्स इफ़ेक्ट के साथ। कोई भी सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट के ऊपर अपना लेक्चर अपलोड करूँगा, तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।